चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों का अभी जेई मेंस का है ना पेपर बिल्कुल पास में आ गया है। तो जिस चीज़ के लिए है ना आप लोगों ने इतने टाइम से आप है ना प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वो टाइम है जिसमें है ना जो है ना इवैल्यूएशन का टाइम अब आपका आ गया है। ठीक। तो जितना इम्पोर्टेंट है ना टाइम आप लोगों ने पहले है ना देखा है, जो भी क्रूशियल टाइम आप लोगों ने 11th 12th में देखा है, उससे भी ज़्यादा क्रूशियल टाइम ये वाला है जी। ना क्रूशियल की सेंस में है कि ऐसे है ना हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि भी कुछ बच्चे है ना लाइक 11th 12th में तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब वो पेपर के दौरान बैठते हैं, पेपर में है ना उनकी जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट है, वो उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आती है। उनके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। ना लाइक कि भी पेपर के दौरान उन्हें कुछ याद नहीं रहा या पैनिक कर गए, कुछ क्वेश्चंस हुए नहीं, है ना। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उन सारे रीजंस के बारे में है ना हम लोग बात करने के लिए हम लोगों ने ये सेशन रखा है कि हम लोग आप लोगों को है ना ये वाली चीज़ें हम लोग गाइड कर पाएंगे, आप लोगों ने क्या नहीं करना है या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आप अपना है ना बेस्ट परफॉर्मेंस अपने टेस्ट में दे पाएँ। ओके। तो आप लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेशंस तो पहले हो ही चुके हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें तो आप लोगों को है ना बाकी टीचर्स ने आपको बता ही दिया होगा। तो आज हम लोग मेनली मैथ्स के बारे में बात करेंगे और कुछ इन जनरल हम लोग बातें करेंगे। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, है ना। कुछ पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं, किन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग कुछ इन जनरल बात करते हैं, है ना। सबसे पहली जो चीज़ है, ये जो पूरा का पूरा आपका टाइम आ गया है ना, इस पूरे टाइम में आप लोगों ने अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना है जी। ओके। सब लोगों ने अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना है, और ये बात मैं सिर्फ 3 4 दिनों के लिए नहीं कह रहा, या अभी सिर्फ फेब्रवरी वाले सेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात आप लोगों के लिए टिल जुलाई, है ना, जो कि आपका जे एडवांस का पेपर है, तब तक के लिए कह रहा हूँ। इन 3 4 महीनों में आपने अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, ताकि कोई भी बीमार ना पड़े और उसका इम्पैक्ट उसकी स्टडीज पे ना जाए। क्योंकि सिर्फ ये जेई मेंस का पेपर नहीं हो रहा, आप लोगों का पेपर इसके बाद है ना 2 3 अटेम्प्ट्स में होगा, फिर आपका बोर्ड्स के पेपर होंगे, फिर आपके जेई एडवांस का पेपर होगा। तो आपको वो सारे है ना, वो सारे पेपर से इन 3 4 महीनों में गुजरना है। तो उस सारे टेस्ट में है ना अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए है ना आपने कुछ कुछ चीज़ें को अवॉइड करना है, लाइक है ना बाहर की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना है। कुछ फ्राइड चीज़ें हैं ना, उनको अवॉइड करना है। और है ना कुछ हेल्दी डाइट्स वगैरह आपने लेनी है। ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट है कि भाई आपने अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, और सबके लिए है ये चीज़। ओके। अब हम लोग कुछ उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो जो कि है ना, अभी ये जो 3 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं जेई मीन्स जो आपका फरवरी का है, उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, ताकि आप है ना बेस्ट रिजल्ट लेके आ पाए। तो देखिए आप लोगों के पास लाइक है ना 3 4 दिन रह गए हैं, किसी के पास 4 5 दिन भी होगा, लाइक किसी का 25 या 26 के आसपास है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, फुल है ना फुल सिलेबस टेस्ट भी दे रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से है ना, मेरे ओपिनियन में आप लोग किसी भी बच्चे को पेपर से 2 3 दिन पहले कोई टेस्ट नहीं देना चाहिए। ओके। पेपर से पहले कोई भी टेस्ट है ना 2 3 दिन पहले नहीं देना चाहिए। लाइक अगर आपका 25 को पेपर है, तो मेरे हिसाब से 23 24 को कोई आप मॉक टेस्ट ना दें। जो मैक्सिमम आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं वो 22 तक दे सकते हैं। ठीक है ना। तो 2 3 दिन पहले तक आप कोई भी मॉक टेस्ट ना दें। रीजन सिंपल सा है कि अगर आपका मतलब देखिए, अगर आपका मान लो 24 को पेपर आप आपका पेपर 25 को है, आप 24 को मॉक टेस्ट दे रहे हो, और 24 के मॉक टेस्ट में अगर तो बहुत अच्छा गया तो शायद उसका है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको ना हो, लेकिन अगर वो बहुत खराब जाता है तो फिर आपका है ना मोरल है ना बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और ऐसा हम लोग देख भी रहे हैं। कुछ बच्चों ने ये जो है ना मॉक टेस्ट अभी हो रहे थे, फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे थे, तो है ना उनके जो स्कोर्स हैं मे बी आपको मार्क नहीं आए, तो वो है ना अपना मोरल है ना काफ़ी डाउन लेके चल रहे हैं। तो तो इट्स बेटर कि अगर आपका है ना किसी पेपर से आपका मोरल वगैरह डाउन हो रहा है ना, उन चीज़ों को आप फिलहाल के लिए अवॉइड ही रखें। ओके।
तो मेरे हिसाब से एक तो जो मॉक टेस्ट की बात है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा है ना, बिल्कुल ही पेपर के जस्ट एक दो दिन पहले ना लें, है ना, दो तीन दिन पहले तक अपने लास्ट पेपर अपना दे लें। ओके, तो जिसके पास जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से अपने मॉक टेस्ट की प्लानिंग कर सकता है। ओके, पहली चीज़ ये है। अब बाकी जो बचा हुआ टाइम है, जो मॉक टेस्ट के अलावा जो आप इन 4-5 दिनों में कर सकते हो, जो है ना सब लोग एडवाइस करते हैं, वो है कि इस टाइम पे कुछ भी नई चीजें सीखने का तो है ना कुछ भी सेंस नहीं बनता है। और दूसरा, इस टाइम पे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। आपको वो है ना, वो ऐसी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है जिसमें आपको है ना इसको सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। कि अभी आपने कंसेप्ट सीखा, अब आपको 10 क्वेश्चन भी लगाने हैं, 15 क्वेश्चन लगाने हैं, तब जाके हमारा वो कंसेप्ट बनेगा। या फिर हमें सारे चैप्टर आते हैं, हम लोग अभी भी क्वेश्चन ही नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फैक्ट बेस्ड वाली करनी चाहिए, रिजल्ट्स ओरिएंटेड करनी चाहिए। जैसे कि है ना केमिस्ट्री में आप लोग काफ़ी कॉमनली देखते हो, है ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पोर्शन रहता है, काफ़ी कुछ चीज़ें है ना उसमें याद रखने वाली होती हैं। तो आप उनको करिए। अगर आपने एक बार पहले कर लिया है, फिर से उनकी रीडिंग लगाइए। अगर अभी हो जाता है, फिर से एक और आप अटेम्प्ट दे सकते हो। वैसे ही फिजिक्स और मैथ्स के लिए बहुत सारे है ना फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, या इनफैक्ट बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। देखिए, जो फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करते हैं, बार बार हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते रहते हैं, वो तो याद रहते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं जो कि शायद कभी एक दो बार ही यूज़ करते हैं, वो रिजल्ट याद नहीं रहते। तो इस टाइम पे ऐसी चीज़ों को आपको है ना पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, जो कि थोड़ा कम अप्लाई होती हैं। तो आपको अगर पेपर में वैसा ही कुछ चीज़ डायरेक्टली आ गया तो आप उसको इजीली लगा पाएँ, उस रिजल्ट को आप अच्छे से लगा पाएँ। ठीक है? तब ऐसा ना हो कि भई हमें धुंधला-सा याद है। ओके? आप एक चीज़ को समझिए कि पेपर में आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो इस बेसिस पे जज नहीं हो रही है कि भी आप लोगों ने पिछले 2 सालों में क्या-क्या चीज़ें पढ़ ली, कितने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन कर लिए। वो इस बेसिस पे जज होगी कि भी पेपर वाले दिन आपको कितना याद है, कितना आप पेपर के दौरान चीज़ों को क्रैक कर पा रहे हैं और उसको अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं। उन चीज़ों के लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी और बार-बार उन चीज़ों की रिवीजन करनी पड़ेगी जो कि शायद हम लोग ज़्यादा भूल सकते हैं, भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके? ठीक है? ये बात सबको समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ जी। तो इस टाइम पे ये जो 3-4 दिन है, आप लोगों ने है ना मॉक टेस्ट जो भी अपने टाइमिंग के हिसाब से आप प्लान कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो रिजल्ट्स वाली चीज़ें हैं, उन पे है ना, उन चीज़ों को पढ़िए। ओके? तो ये तो बातें रही है ना इन जनरल, जो कि है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए एप्लीकेबल है, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक्स है ना, जो भी जैसा भी है। अब हम लोग थोड़ा मैथ्स स्पेसिफिक बात करते हैं कि मैथ्स में आप लोग है ना इस बचे हुए टाइम में आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। है ना, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता ही है, है ना, काफ़ी क्वेरी रहती है कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मुझे करना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें से आते हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहले तो बेटा है ना, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करूं, तो जैसा कि है ना मैं अपने रेगुलर क्लास में हम लोग बात करते रहते हैं कि मैथ्स में नियरली है ना दोनों साल को मिला के है ना 30 चैप्टर्स हैं। आपके एग्जाम में भी 30 क्वेश्चन ही आने हैं, तो मोर और लेस है ना हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, किसी एक आधे सेट में ऐसा भी हो जाता है कि एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन आ गए तो दूसरे का कुछ भी नहीं आया। किसी में सारे के सारे सिंगल सिंगल आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो है ना 19-20 तो फर्क पड़ सकता है सेट टू सेट वाइज। लेकिन मोर और लेस है ना 30 चैप्टर्स हैं, तो 30 के 30 में से एक एक क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज हर एक बच्चे के लिए ये है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिसाइड नहीं करता, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डिसाइड करेंगे। जो आप लोगों के बेस्ट टॉपिक्स हैं, आप लोगों के जो बेस्ट टॉपिक्स है जिसमें आपको अच्छा लगता है, या है ना आपको कॉन्फिडेंस है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही हैं।
ओके, जो कि आपको इजी लगते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आना है, तो आपको पेपर में ये तो नहीं पूछने वाला कि भी आपने ये पेपर आप है ना इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके पास किया है या टफ क्वेश्चन को सॉल्व करके पास किया है ना, तो वो सब चीज़ें तो होने वाली नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप पहले उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको इजी लगता है ना, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ओके, तो जो इजी टॉपिक्स हैं ना उन पे पूरा ध्यान दीजिए, और ये इंश्योर करिए कि इजी टॉपिक में से आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, या एटलीस्ट इतना इंश्योर करिए कि भी एटलीस्ट ना 90%, 80 to 90% क्वेश्चन उन टॉपिक्स के जरूर हो जाए। अब ये इजी टॉपिक्स कितने होंगे ये देखिए, पर्सन टू पर्सन है ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वाइज वेरी करेगा। किसी के लिए हो सकता है 12-14 चैप्टर ही है ना इजी रहें, किसी के लिए हो सकता है कि सारे के सारे चैप्टर, तो वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। मैं एक इन जनरल आपको है ना कुछ टॉपिक्स के बारे में है ना बता रहा हूँ, कि जो इन जनरल जो इजी टॉपिक्स रहते हैं, जिसमें है ना आप बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो, उनमें है सेट्स, रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स। ये 4 टॉपिक बेटा, क्या ये चारों टॉपिक सबको आते हैं और अच्छे से आते हैं? सबको आते हैं होंगे आई थिंक, है ना। तो ये चारों टॉपिक जो हैं बेटा, इन चारों टॉपिक में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। 2 क्वेश्चन, 3 भी हो सकता है किसी सेट पे, लेकिन मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे। और जिसमें ज्यादातर अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो है ना, स्टैट्स में तो स्टैट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि स्टैट्स में से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग या रिलेशन में दोनों में से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई एक में से भी हो सकता है, या अगर रिलेशन से नहीं आएगा तो सेट से हो सकता है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं इनमें है ना कोई एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। स्टार्ट्स में ज़्यादातर चांसेस है आ ही जाता है। तो ये आप है ना, आप लोगों को भी है ना 2 सालों में पढ़ लिए हैं, तो आपको पता है कि ये जो चैप्टर्स हैं कितने ईजी चैप्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा ईजी है ये चैप्टर, और है ना इन पे स्कोर करना बहुत ईजी है। तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, और इन चैप्टर्स को ऐसा नहीं कि भी हम लोग आता है ऐसी बात नहीं है। इनको एक बार फिर से अच्छे से करके जाइए, कोई भी चीज़ इन चैप्टर्स की छूटनी नहीं चाहिए। ओके, बाकी क्लास के दौरान मैंने है ना कुछ टाइप तो है ना बताया ही था, क्वेश्चन है ना करवाए ही थे कि भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ओके, तो स्टैट्स में भी मैंने आपको लास्ट ईयर के है ना पेपर्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था ना, स्टैट्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जी। आपको इसकी वैल्यू दी होती है, आपको इस चीज़ की वैल्यू दी होती है, और फिर कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला होता है कि भी उस ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस क्या होगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, या मीन क्या होगा। तो इस टाइप का डेटा वाला क्वेश्चन है ना बहुत कॉमन है। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन लाइक कि भी आपको 4 ऑब्जर्वेशन दे दिए और बोला गया 6 ऑब्जर्वेशन का मीन ये है, वेरिएंस ये है, जिसमें 4 की वैल्यू दे दी गई है जी। मान लो 1 2 3 4, और 5th और 6th आपने निकालना है जी। एक्स और वाई मान के है ना वो 6 हो जाएगा, है ना। ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है जी, ठीक है। या फिर शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस के दौरान देखा होगा कि भाई कोई एक वैल्यू है तो वो गलत लिख दी गई है, तो फिर अगर उसकी जगह करेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो वेरिएंस क्या होगा या मीन क्या होगा, है ना। वो सब उस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टैट्स में काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। तो यही काफ़ी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो वहाँ से आपको ईजिली पता लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि इन चैप्टर्स के लिए आप बेटर है कि अगर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ना उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लें, अगर किसी ने नहीं देखा है। अगर किसी ने देख लिया है तो उसको आइडिया लग ही चुका है। अदरवाइज आप लास्ट ईयर के पेपर्स को एक बार देखें और उससे जजमेंट लगाएं कि मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैट्स, रिलेशन, सेट्स, उनमें क्या क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स में ना वेराइटी है नहीं क्वेश्चंस की ज़्यादा। तो जो लास्ट ईयर में है ना 10-12 जो भी सेट्स हैं, 16 सेट जो भी हैं, उनमें जो क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप मोटा मोटा ये मान के चल सकते हो कि वो सारी वैरायटी कवर हो गई है जी। ओके, तो एक तो ये टॉपिक्स हैं जी बेसिक वाले, इजी।
फिर उसके बाद है ना जो ज़्यादातर बच्चों को है ना इजी लगते हैं वो है जी क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। आई थिंक ये चैप्टर्स भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो है ना जो काफ़ी बच्चे है ना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो इन चैप्टर्स पे है ना आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अगेन है ना इनके जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूले वगैरह हैं, जो रिजल्ट्स वगैरह हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफनेस में घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन मेन चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रहता है ठीक है जी, वेक्टर 3D। ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ये चैप्टर 2 है, वेक्टर एंड 3D, लेकिन है ना काफ़ी ज़्यादा ये कॉमनली देखा जाता है कि इसमें 2 चैप्टर में आपके टोटल 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और लास्ट के टाइम में हुए होते हैं, तो इसलिए ना काफ़ी बच्चे इन चैप्टर्स पे ना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। लेकिन है ना इसका प्रोपोर्शन काफ़ी अच्छा रहता है पेपर में, तो है ना मेरा सजेशन ये है कि इन चैप्टर्स को देखो, जिसका तो अभी तक हुआ ही नहीं है, जिसको तो अभी तक है ना वेक्टर 3D में कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो उसके लिए नहीं, उसको अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो अभी कुछ भी कर नहीं पाएगा इन चैप्टर्स पे। लेकिन हाँ, जिसको आता है, जिसको अच्छे से समझ में आया हुआ है, वो इन चैप्टर्स को एक बार फिर से देख ले, है ना। तो इस पे है ना 2-3 क्वेश्चन है ना आ जाते हैं, 2 तो आने ही आने हैं, लेकिन 3 भी आ सकते हैं। तो वेक्टर 3D वाले चैप्टर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करिएगा। और बाकी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनसे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, उनको एक बार देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर 3D पे। ओके, अब इसके अलावा जो है ना बाकी के जो चैप्टर्स हैं, लाइक हाँ, इसके अलावा जो एक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर हो गया, सर लिमिट्स। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है ना, ये भी काफ़ी बच्चों को है ना इजी लगता है। तो है ना एक इन जनरल इजी टॉपिक है, तो आप इस पे भी अच्छा है ना फोकस कर सकते हो। तो इसके है ना जब डिटर्मिनेंट की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो कौन से हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसमें आप है ना वो डेल्टा क्रैमर्स रूल याद है ना। यस सर। तो क्रैमर्स रूल को बेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है इस पूरे चैप्टर में, सबसे ज़्यादा। तो इसके आपने सीधा सीधा वो रिजल्ट ही याद करने होते हैं, पॉइंट्स, है ना, कि डेल्टा अगर 0 आएगा तो है ना क्या होगा, डेल्टा अगर सॉल्यूशंस। नॉन जीरो आएगा तो क्या होगा, बट डेल्टा अगर 0 आता है तो उसके अलग अलग चांसेस है ना, है पॉसिबिलिटीज हैं, नो सोल्यूशन की भी, इनफाइनाइट की भी, है ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप जैसा कि आप जानते ही हो, एक बार आपने है ना उनको करना है। तो क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट चैप्टर में, है ना। अगर आप आपका है ना टोटल 8 स्लॉट्स में टेस्ट होना है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 5 से 6 सेट में तो इसी के ऊपर आएगा क्वेश्चन। इस चैप्टर का है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्रैमर्स रूल। हाँ, उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह तो कर ही देते हैं। इसी में है ना लैम्डा की वैल्यू पूछी होती है कि भी क्या होगा ताकि यूनिक सोल्यूशन हो या नो सोल्यूशन हो, है ना, कुछ कुछ या कुछ कुछ और वेरिएबल्स, अल्फा बीटा, किसी में 2 वेरिएबल भी होते हैं, किसी में 3 भी होते हैं, है ना, लाइक है ना इसी इसी कंसेप्ट के ऊपर है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। और इसमें प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाला कंसेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि शायद आपने क्लास के दौरान पढ़ाई हुआ है कि 2 डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट्स में, एक डिटर्मिनेंट को 2 में बांटना है ना, वो वाला क्लास के दौरान किया हुआ है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। ओके, बाकी मैट्रिसेस में मेन चीज़ है ना आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्वर्स की हो गई, एडजॉइंट की हो गई, उनको एक अच्छे से याद कर लीजिएगा, उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देखिएगा। ओके, तो बाकी इसके अलावा जितने भी है ना चैप्टर्स हैं, वो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो है ना जो कई बच्चों को बहुत इजी लगते हैं, कईयों को बहुत टफ लगते हैं।
है ना, जिसमें अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं या पीएनसी की बात करूं या प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो जिसको इजी लगता है बेटा उसको है ना है ना वो इसको है ना अच्छे से कर ले, इनके भी रिजल्ट्स वगैरह है ना अच्छे से पढ़ ले। है ना, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी जितनी एनसीईआरटी में दी गई है सिर्फ उतनी ही थ्योरी है, आप लोगों को भी पता है ना, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी ही है। तो एनसीईआरटी में बोर्ड्स में के लिए आप जितनी थ्योरी पढ़ रहे हो प्रोबेबिलिटी की, उतनी तो थ्योरी है। तो थ्योरी तो है ना ज़्यादा है नहीं, एक्स्ट्रा कंपटीशन के लिए है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ना सब लोगों को कर लेना चाहिए। अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं आता बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट है ना प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट मेरे हिसाब से ना याद हो जाते हैं। थोड़ा पीएनसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि है ना मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, तो जिसको तो बहुत अच्छे से आता है वो अपना है ना इस पे एफर्ट लगाए, जिसको है ना टफ लगता है वो है ना छोड़ दे पीएनसी। ओके, सेम बाइनोमियल भी है। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर को मिला के भी मेरे हिसाब से ना 3 to 4 क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादातर 3 ही रहेगा। ठीक है, 4 बहुत ही रेयर है, जिसमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है जी, एक क्वेश्चन। बाकी बाइनोमियल और पीएनसी में ऐसा रहता है कि बाइनोमियल से क्वेश्चन मिनिमम एक आएगा ही आएगा, कई बार दो आ जाते हैं, दो आते हैं तो फिर पीएनसी से नहीं डालते। तो इन दोनों को चैप्टर को मिला के है ना 2 क्वेश्चन रहेंगे जी। अब कैलकुलस वाले पार्ट में है ना फंक्शंस हो गया, लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, एओडी हो गया, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं है ना जो कईयों को बहुत टफ लगते हैं, कईयों को ठीक लगता है। तो ये भी आप लोग है ना अपने अपने हिसाब से इनको देखिएगा कि किन टॉपिक्स को आप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को करना है जो इनको अच्छे से कर पाएगा। ओके, और कौन से टॉपिक बचे हैं? अच्छा, इंटीग्रल कैलकुलस ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, Yes, sir. डेफिनेट, एरिया Area under the curve. और डिफरेंशियल। देखिए, इनडेफिनेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनडेफिनेट के जितने फॉर्मूले आप याद कर सकते हो उतने ही करो। बाकी है ना इनडेफिनेट के क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हमेशा हमारे पास क्या रहता है? ऑप्शंस को डिफरेंशिएट ऑप्शंस करना, डिफरेंशिएट। है ना। आप लोगों ने अभी मॉक टेस्ट कितने सारे दिए होंगे, तो उसमें कई क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं शायद ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करता तो मेरा क्वेश्चन हो जाता है ना। तो इनडेफिनेट में ये एक चांस रहता है कि अगर आपका बिल्कुल भी आपको है ना वो फॉर्मूला रिलेट नहीं हो रहा जो कि शायद क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से है ना ज़्यादातर चांसेस बन जाते हैं कि वो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके हो जाता है। और थोड़ा बहुत तो हम लोग माइंड में रिलेट भी कर लेते हैं कि अच्छा इस ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो शायद बात बन जाएगी, इसको करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना, अगर ऑप्शन सिमिलर से हैं जैसे है ना। तो बाकी ये है कि इंडेफिनेट के जितने फॉर्मूले याद होते हैं उतने याद करिए। जिसमें है ना 2-4 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, लाइक क्वाड्रेटिक वाले, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले पढ़े हैं ना हम लोगों ने, लाइक है ना डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए Yes, sir. स्क्वायर, ये अंडर रूट भी पढ़े हैं, है ना। तो ये वाले जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इंडेफिनिट में नहीं डेफिनिट में भी लग जाता है, बाकी भी जगह पे लग जाता है ना, एरिया वगैरह में भी कहीं कहीं काम में आ जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको तो ज़रूर याद करना ही चाहिए। बाकी बेसिक चीज़ें है ना लाइक लाइक है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हो गया या पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, उनके बेसिक बेसिक चीज़ें तो चलो याद रहती ही हैं, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो याद रहता है ना, फॉर्मूला तो याद रहता ही है। Yes, sir. वो आइलेट वाला रूल भी याद रहता है Yes, sir. ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे करना होता है वो भी बेसिक बेसिक तो याद रहता ही है ना। तो उतनी चीज़ें आप याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा देखिए, अगर अभी अगर है ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन में घुसोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। उतना टफ ना तो आता है और ना पेपर के दौरान याद रहता है। ओके, डेफिनेट की मेन तो प्रॉपर्टीज़ ही है जी। प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट कर लिया तो बस कर लिया, उसके अलावा मेंस में प्रॉपर्टीज़ के बाहर से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। इनफैक्ट है ना इनइक्वालिटी, हमने डेफिनेट में इनइक्वालिटीज़ वाला भी सेगमेंट किया हुआ है, लेकिन इनइक्वालिटीज़ को भी आप छोड़ सकते हो। इनइक्वालिटीज़ मेंस में नहीं आती, हाँ एडवांस के लिए ज़रूरी है, लेकिन मेंस के लिए है ना इनइक्वालिटी को आप स्किप कर सकते हो।
और एडवांस के लिए मैंने एक दो टॉपिक्स अलग से भी पढ़ाए हुए हैं, तो वो भी है ना आपको पता है, लेकिन जिसमें हम लोग R/N को X से रिप्लेस करते हैं ना, पढ़ा है ना, Yes, sir. तो सबमिशन को X से है ना इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना, तो वो वाला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है वो भी सिर्फ एडवांस के लिए है। ओके, तो इन टॉपिक्स को आप भले स्किप कर दो मेंस के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ वाला सेगमेंट याद रखिए बस, दैट्स ऑल। प्रॉपर्टीज़ जो 8-9 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई हैं जी, इतना बहुत है। एरिया के लिए तो चीज़ तो वही है, एक ही चीज़ है ना, फॉर्मूला तो एक ही है, बस ग्राफ बनाना है। ओके, और डिफरेंशियल में बेटा सबसे ज़्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के होते हैं। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली देख के आपको लीनियर डिफरेंशियल ना लगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है ना कन्वर्जन लगा के है ना वो लीनियर डिफरेंशियल बन जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल के ही होते हैं। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन है ना लाइक होमोजीनियस के थोड़ा कम ही होता है। वेरिएबल सेपरेबल के भी ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। तो मेन पूरे चैप्टर में यही 3 है जी, और तो कोई है भी नहीं। ओके, तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिए। हम लोगों ने क्लास में एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स पढ़ा हुआ है ना, Yes, sir. उसको आप छोड़ दीजिए मीन्स के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल को छोड़ देना। एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ा है, उसके ऊपर मैंने कुछ खास कोई क्वेश्चन देखा तो नहीं है मीन्स में, तो लेकिन इसमें कुछ खास टफ है नहीं, सब लोग आई थिंक लगा ही लेते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। ओके, और क्या रह गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के रहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है फिर तो उसके रिजल्ट हमने पढ़े हैं, लाइक है ना सर्कल हो गया, या एलिप्स का भी हमने देखा हुआ है। ऑल्दो एलिप्स हाइपरबोला खैर मेंस लेवल में आता नहीं है, ज़्यादातर तो जो रहता है स्टैंडर्ड वाला वो सर्कल ही रहता है। ठीक है, सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन, मेंस के लिए तो इतना ही होता है। ठीक है, तो अगर तो स्टैंडर्ड आ गया फिर तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहता है हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो 4-5 सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्प्लेक्स चैप्टर का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के ऊपर आया है, और वो इसके ऊपर ज़्यादा है। स्टैंडर्ड कम के ऊपर कम क्वेश्चन होते हैं, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा होते हैं कि z को आप x प्लस आयोटा y बनाइए और लिखिए, और है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन को बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के आए हुए हैं सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला भी अगर है ना इससे करने लग जाएंगे ना तो भी हो जाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन रिलेट नहीं हो रही, सर्कल स्ट्रेट लाइन रिलेट नहीं हो रहा है, तो अगर आप इससे भी करने लग जाओगे ना तो भी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है चैप्टर, मतलब इस पूरे चैप्टर में। ओके, अदरवाइज है ना कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी लोगों को टफ लगता है, लेकिन एटलीस्ट ये वाली चीज़ सब लोग कर लीजिए। z को x प्लस आयोटा y बनाना, उसके बेसिक आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है ना, वो सब बेसिक चीज़ें बस याद कर लीजिए। तो आई थिंक काफ़ी हद तक ये चांसेस रहेंगे कि भी आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इसको है ना निकाल लेंगे। तो जिसको तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इजी लगता है वो तो चलो अपने सारे के सारे टॉपिक्स करें, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी टफ लगता है तो वो एटलीस्ट ये वाला सेगमेंट ज़रूर कर ले। और ये वाला सेगमेंट के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आप लास्ट ईयर के है ना इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक, अब एक रहा ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है जी, उसकी आपको प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं क्लास में वो सारी की सारी एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी।
जिसमें कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है ना, वो वाली प्रॉपर्टी हो गई, या टैन वाली प्रॉपर्टी हो गई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों प्रॉपर्टी हैं जी, टैन इनवर्स एक्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ये दोनों प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको याद होनी चाहिए। और एक तीसरी है टू टैन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना या कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखना, वो एक प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमने क्लास में तो बहुत सारी पढ़ी हैं, लेकिन ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन पक्का आना है। बाकी जो क्वेश्चन आता है कई बार बेसिक ट्रिगो से आ जाता है, जिसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया गया, या 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसमें ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। भाई ये फॉर्मूला हम लोगों ने हज़ारों बार लगाया होगा इस 2 सालों में, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, इसके ऊपर, और सिर्फ एक नहीं 2 सेट में आया है, सिर्फ ये फॉर्मूले के ऊपर है, बस इसको कैलकुलेशन करनी है उसके बाद। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना इतने बार लगाया तो याद भी हो ही जाता है। तो फॉर्मूले तो बेसिक ट्रिगो के सारे याद होने ही चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन है कई बार बेसिक ट्रिगो से आ जाता है, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा। क्या ये 4 चीज़ें जानते हो? इनके यस सर। Yes, sir. पूरे चैप्टर की कहानी बेटा यही है जी, मेन और सर कहानी। जो ट्रायंगल वाली होती है उसमें जो साइड्स वगैरह वो सारा करते हैं वो। जो ट्रायंगल वाली, जो लाइक ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाली। ये सर वो सारे जो जैसे जो एनसीईआरटी लास्ट में है। ओके, देखिए उस पे है ना सबसे ज़्यादा तो बेटा यही है, ये वाली जो है ना इक्वेशन है, ये कहीं कहीं यूज़ होती है, लेकिन बहुत कम है, इसके क्वेश्चन तो बहुत ही कम होते हैं। अगर आप मेंस की बात करो, है ना, उसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू लाइक कॉस 2 थीटा दे दिया गया, तो है ना फिर थीटा की वैल्यूज पूछी जा रही हैं, है ना, कुछ कुछ इस टाइप से। तो अल्टीमेटली वो क्वेश्चन है ना, इक्वेशन दी गई है तो सिंप्लीफाई करके वो इसी में रिड्यूस हो जाती है, ये जो पहले 4 पॉइंट मैंने बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन आपका इनवर्स से आना है, और एक क्वेश्चन या तो बेसिक ट्रिगो से, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, या किसी किसी सेट में हाइट एंड डिस्टेंस से हो सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पता है? ये सर 10th क्लास का। 10th क्लास का जो चैप्टर है, जिसमें आप पढ़ते हो कि भाई एक ऑब्जर्वर है, वो इतना एलिवेशन पे है, 30 डिग्री पे है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, फिर कुछ कुछ डिस्टेंस वो या तो हॉरिजेंटल में चला, या फिर कुछ इंक्लिनेशन पे चला, फिर उसके बाद नए पोजीशन से उसका एंगल क्या होगा, है ना, उसके रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं जिसमें, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है, उसके अगर आप लास्ट ईयर की बात करो तो लास्ट ईयर के 2 सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, और दोनों सेट में जो क्वेश्चन आया है वो कुछ एक जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा वैल्यूज का फर्क है, बाकी कंसेप्ट दोनों में सेम है। ठीक है, तो एक बार मुझे गो थ्रू हो जाइएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में एक सोल्यूशन और ट्रायंगल चैप्टर है जी। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बेसिक बेसिक चीज़ें, साइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो वैसे यही दोनों इंपॉर्टेंट है।
बाकी तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। होते हैं कुछ कुछ रिजल्ट्स, एक प्रोजेक्शन रूल हो गया, हाफ एंगल फॉर्मूले हो गया जी, एक टैंजेंट रूल हो गया, और एक अपोलोनियस थ्योरम हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले हो गए। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में कराई हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पहले दोनों ही है, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ये होते हैं किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन थोड़ा कम ही होते हैं। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं है ना, ये आपको सजेस्ट करूँगा कि ये डेफिनेटली सारे कर लेने हैं, लेकिन मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। बट अगर फॉर्मूले एटलीस्ट याद कर लेंगे तो ठीक है। और क्या रह गया? कोनिक है ना। कोनिक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा वो है टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस लिखना। सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ना, वो कहीं ना कहीं टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर ही घुमाया होता है। या तो कुछ कॉमन टेंजेंट की बात आएगी, या कोई एक ऐसा वेरिएबल डाल दिया जाएगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू बताइए ताकि ये लाइन इस कर्व के ऊपर नॉर्मल बने या टेंजेंट बने, या कुछ जो है ना। तो अल्टीमेटली है ना घुमा फिरा के टेंजेंट नॉर्मल ही यूज़ होना है। और इसमें कोनिक्स में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ज़रूर पढ़ी है, लेकिन है ना प्रॉपर्टीज अगर किसी को याद नहीं हो रही हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी छोड़ दे, कोई चक्कर नहीं। प्रॉपर्टी सारी की सारी छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है। जिसको याद हो रही हैं, जितनी याद हो रही हैं उतनी अच्छी है। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ना, जिसको कोनिक्स बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, तो उसके लिए मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि भाई आप टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के फॉर्मूले याद कर लीजिए, और चांसेस ये हैं कि भाई आपका काम बन जाएगा। ओके। और जो टैंजेंट नॉर्मल के फॉर्मूले हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए है ना, लाइक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए पैराबोला में, इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के लिए, हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के लिए, और एक इसके लिए भी है ना, रेक्टेंगुलर के लिए भी। ठीक है, तो इनके टैंजेंट नॉर्मल के फॉर्मूले याद कर लीजिए, उतने से बात बन जाएगी। और कौन सा टॉपिक रह गया सर? इसमें एसिम्पटोट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं? एसिम्पटोट्स के ऊपर बहुत ही कम, बहुत ही रेयर है जी, बहुत रेयर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, हाइपरबोला की नॉर्मल टैंजेंट्स वगैरह की इक्वेशंस, उन्हीं के ऊपर रहता है। ठीक, और कौन सा रहेगा टॉपिक? कोनिक हो गया, वेक्टर 3D हो गया, डिफरेंशियल हो गया, अलजेब्रा के भी सारे सारे टॉपिक हो ही गए हैं ना। अच्छा, लॉग वगैरह रह गया। लॉग हो गया, या इनइक्वालिटीज हो गया। तो ये है ना, अगेन ये ऐसे बेसिक टॉपिक हैं जिसमें कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, कई बार नहीं भी रहता है ना। किसी किसी सेट में क्वेश्चन मिल भी सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। लेकिन इतना आप लोग जानते ही हो कि लॉग है, तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहा हो सकता है। सिमिलरली है ना, इनइक्वालिटीज़ भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि शायद डायरेक्टली ना क्वेश्चन दे के है ना आपको किसी ना किसी और में सॉल्व करनी पड़ सकती है। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, तो ये तो वैसे ही आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इनके अलावा, इनके बिना तो है ना मैथ्स ही नहीं पूरा होगा। तो आई थिंक सारे के सारे टॉपिक्स हमने मैथ्स के है ना कवर कर ही लिए हैं। तो मैथ्स में बेटा है ना ये जो चीज़ें हैं ये आपको है ना ध्यान में रखनी है। जो जो हमने हर एक चैप्टर वाइज हमने बात कर लिया है कि क्या क्या टॉपिक्स या क्या क्या सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा ना तो है ना, ये तो टॉपिक्स की बात हो गई। अब इसके अलावा है ना हम लोग कुछ है ना उसके लिए बात करते हैं कि ये तो चलो फरवरी वाला सेशन हो गया। अब अगर आपको है ना मार्च वाले सेशन के बारे में बात करें तो लाइक मार्च वाला जो सेशन है ना वो आपका नियरली है ना 20 डेज के बाद में है।
तो इसमें तो चलो हमने बोल दिया कि भी आप है ना टेस्ट वगैरह लास्ट के 2-3 दिन मत दीजिए, और लास्ट में सिर्फ है ना चैप्टर वाली चीजें है ना, मतलब रट्टा मारने वाली चीजें ही आप करिए। अब मार्च के लिए क्या है, मार्च के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। देखिए अभी आप लोगों का जो रिवीजन प्लान था है ना, आप लोगों को सब पता ही है कि भी अभी फरवरी में खत्म हुआ था, तो शायद कुछ लोगों ने अपना पूरे पेपर्स अभी तक सॉल्व नहीं किए होंगे एनटीए 2020 के। अगर किसी ने कर भी लिए हैं तो वो अपना 2019 अटेम्प्ट कर सकता है। तो कोशिश करिए कि आपके जो है ना मार्च वाले सेशन में जो आपका टाइम बचा हुआ होगा, 15-20 दिन आपको मिलेंगे, उसमें भी आप अपने प्रीवियस ईयर्स वाले है ना सेगमेंट्स को ही आप कंप्लीट करिए जिसने नहीं किया। ठीक है, और सेम चीज बाकी तो सेम चीज रहेगी कि जो जो रिवीजन है, जो जो रिजल्ट्स वाली चीजें हैं वो आपको तब भी करनी पड़ेंगी, और अब भी कर रहे हैं तब फिर से एक बार फिर से रीडिंग लगानी पड़ेगी तब। ठीक है, तो मार्च वाले सेशन के लिए ये है कि भाई जो चीज अभी आप इन 3-4 दिनों में कर रहे हो वो तो करनी करनी है, साथ में आप प्रीवियस ईयर्स को अपने कंप्लीट करिएगा जो आपका पेंडिंग होगा। ओके, तो ये सारी बातें हैं बेटा प्रिपरेशन की, जो है ना आप प्रिपरेशन में आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि आपसे वो चीज है ना फाइनल आपका आउटकम आपका रिजल्ट है ना वो चीज बनाएगी जो आपको पेपर में याद रहेगा। ये चीज नहीं बताएगा कि भी आपको आता कितना है। तो उन सब चीजों के लिए आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्टिव है ना चीजों की प्रिपरेशन करें। सारे के सारे चैप्टर्स करने की बजाय जो आपको अच्छे लगते हैं आप उन्हीं को करिए, और उन्हीं में से है ना मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करिए। सब चीजों की तरफ मत भागिए। ओके, क्लियर है इतना? तो अब हम लोग पेपर अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता है ना, लाइक 20 आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं, जिसमें 5 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो देखिए मेरा सजेशन सबको हमेशा यही रहता है कि भी आप पहले सिंगल करेक्ट कर लीजिए। ठीक, पहला फोकस सबका है ना सिंगल करेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में है ना एक्यूरेसी की चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने अभी भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप है ना आप रेगुलरली है ना इस चीज़ को पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा। लाइक है ना नॉर्मली बच्चों की अगर किसी बच्चे की है ना 90% एक्यूरेसी उसमें सिंगल करेक्ट में है, तो न्यूमेरिकल वाले में तकरीबन वो है ना 60-70% ही निकल के आती है। तो पहले कोशिश तो यही है कि भी आप सिंगल करेक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट मिस नहीं होना चाहिए। ये नहीं आपको करना है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप सिंगल करेक्ट पे फोकस करिए, सिंगल करेक्ट पे ध्यान दीजिए, उस पर अच्छे से टाइम लगा के आप अपना उन पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए। और फिर जो न्यूमेरिकल की बात है, देखिए अब यहाँ पे ना न्यूमेरिकल में एक काफी ट्रिकी सी सिचुएशन बन गई है कि आपको 10 दिए होंगे लेकिन 5 ही करने हैं। तो अब 5 जो बच्चा 5 वो वाले सिलेक्ट कर लेगा जो कि काफी इजी वाले होंगे, वो बाजी मार जाएगा। तो अब न्यूमेरिकल में आपको काफी ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि है ना आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई कि मुझे सिर्फ वो 5 करने हैं जो कि मेरे लिए ना बहुत ज्यादा इजी हैं और मुझे बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे और बहुत जल्दी मैं उनको सॉल्व कर लूँगा। तो न्यूमेरिकल में आपकी अटेम्प्टिंग किस तरीके से रहेगी कि भी आप क्वेश्चन को मान लीजिए ना आपने देखा और देखते सार आपको पता लग गया कि हाँ इसको कैसे प्रोसीड करना है, उस क्वेश्चन को उसी टाइम कर लो। और जो क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा शायद आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, आगे प्रोसीड करके देखना पड़ेगा कि बात बनेगी या नहीं बनेगी, उसको फिलहाल के लिए स्किप कर दो। तो इस तरीके से ट्राई करो कि 10 में से आपके है ना एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएं, जल्दी जल्दी में हो जाए। ओके, तो ये है कि भी आपने मतलब न्यूमेरिकल में थोड़ा ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको जल्दी से डिसीजन बनाना पड़ेगा कि इसको छोड़ना है या इसको अटेम्प्ट करना है, ताकि
सारे के सारे पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करने लग जाएंगे, करने तो 5 ही हैं, तो फिर उसका क्या फायदा, है ना? तो फालतू का टाइम वेस्टेज है। ओके, और ये तो रही है ना बात इस चीज़ की कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, खासकर न्यूमेरिकल के लिए। अब सिंगल करेक्ट में भी एक चीज़ जान लीजिए कि देखिए है ना, परफॉर्मेंस पेपर के दौरान है ना काफ़ी बच्चों की खराब किस वजह से होती है कि पेपर के दौरान हम लोग किसी एक या दो क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा देर तक स्टक कर जाते हैं, और पेपर के दौरान हमें याद रहता ही नहीं, टाइम पता ही नहीं चलता कब निकल गया। तो अभी आप लोगों ने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, इन मॉक टेस्ट से आपने थोड़ी सी अपना है ना एटीट्यूड बनाया होगा कि एक चीज़ पे, क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना है। तो ये मॉक टेस्ट इन्हीं चीज़ों के लिए ही होता है। तो पेपर में भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप है ना ऐसा ना करें कि भी आप क्वेश्चन पे स्टक हो गए। आप कोशिश करें जितना जल्दी ये माइंड मेकअप कर लें कि भाई मुझे ये क्वेश्चन करना है या स्किप करना है, ठीक। और जस्ट इन केस आप किसी पे स्टक हो भी गए तो फिलहाल के लिए, मतलब आपको पता नहीं चला, मतलब आपको पहले लगा था कि हाँ मेरे से हो जाएगा, लेकिन बाद में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अगर टाइम लग रहा है तो फिर है ना, फिर भी है ना उसको वहीं पे छोड़ दो। फिर ऐसा मत सोचो कि हाँ इतना टाइम लगा दिया तो अब थोड़ा सा और टाइम लगा देता हूँ और मैं है ना उसको कर लूंगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे ये लग रहा है कि भी हाँ मेरे से अब पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, किसी भी इंस्टेंट पे लग रहा है कि मेरे से होगा नहीं होगा, आप उसी टाइम उसको स्टूडेंट को छोड़ दीजिए। ओके, और इस चीज के लिए पैनिक ना करें। अगर आपके 2-3 क्वेश्चन या जो आपके इजी टॉपिक्स थे, आपके बेस्ट टॉपिक थे, और उनमें से क्वेश्चन टफ आ गया और आपका उसमें से क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो है ना उस चीज के लिए पैनिक ना क्रिएट करें। उस चीज की है ना, सबसे ज्यादा जो है ना बच्चे ब्लंडर करते हैं पेपर के दौरान, वो ये करते हैं कि भाई क्वेश्चन को देख के 2-3 क्वेश्चन नहीं होते हैं तो वो वहीं पे वो ब्लंडर कर बैठते हैं। ब्लंडर किस टाइप के, कि या तो वो क्वेश्चन है ना फिर आगे के सारे क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि हाँ मेरे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम हो जाएंगे जी। तो वो क्या करते हैं, करने लगेंगे कि भी हर एक क्वेश्चन को देखा, कुछ कुछ सॉल्व कर लिया, फिर उसके बेसिस पे वो गेस मार्क या कुछ कैलकुलेटिव गेस मार्क करने लग जाएंगे। तो गेस मार्क वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चन करें आप पूरा कॉन्फिडेंटली करें। तो कुछ है ना आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व करके गेस मार्क मारने का कोई मतलब नहीं होता। तो इस टाइप के ब्लंडर है ना काफ़ी करने लग जाते हैं। अगर आपको है ना कोई भी बच्चा एक ऐसा सोचता है कि भाई मेरे जो बेस्ट टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन नहीं हो रहे, या 3-4 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए, तो मेरे तो पता नहीं अटेम्प्ट्स ही बहुत कम हो जाएंगे, तो मैं आप कुछ और कर दूँ। अगर आपके लिए वो क्वेश्चन टफ है तो बाकियों के लिए वो टफ निकले होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस चीज़ का है ना कॉन्फिडेंस रखें आप अपने ऊपर कि भी मेरे लिए टफ है तो बाकियों के लिए भी टफ होगा। तो ऐसा नहीं है कि भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो बाकियों को टाइम नहीं लग रहा होगा। ओके, यस सर। तो ये जो ब्लंडर है ना ये बहुत बच्चे करते हैं। और मेरा सजेशन है ना हमेशा ना पेपर अटेम्प्टिंग के लिए क्या रहता है, ये कॉमन सी चीज़ है कि भी आप सबसे पहले है ना, सब लोग ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप इजी टॉपिक्स को कर रहे हैं ना, इजी क्वेश्चंस को करें तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो मैं है ना उसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट है ना सबको बताता हूँ कि आप क्या करो। पहला मान लो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते सार अगर आपको लग रहा है कि भी मेरे से ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपको माइंड में सारे के सारे स्टेप्स है ना रिकॉल हो रहे हैं कि हाँ इसको करने का तरीका ये रहता है, इसके है ना ये स्टेप्स ऐसे रहते हैं, है ना, बस आपका काम उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि आपने उसकी कैलकुलेशन करके वैल्यूज वगैरह निकाल ली, तो उस क्वेश्चन को आप उसी टाइम कर लो, ठीक। फिर मान लो आप दूसरे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, मान लो है ना उस क्वेश्चन को देखते आपको ऐसा लग रहा है कि भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन वगैरह करके देखना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लिख के आगे देखना पड़ेगा, तो पता लगेगा कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तो उस क्वेश्चन को फिलहाल रिव्यू के लिए डाल दो, उसको उसी टाइम अटेम्प्ट मत करो, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो है ना आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है क्वेश्चन है, या आपको वो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, तो आप उस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए बिल्कुल ही छोड़ दो, ना तो रिव्यू पे करो ना आप उसको कुछ सॉल्व करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन पे यही वाला
अप्रोच लगाओ। क्वेश्चन देखते आप ये जजमेंट लगाओ कि मेरे लिए ये क्वेश्चन कैसा है। ऐसा हर एक क्वेश्चन के लिए करिए। और इस तरीके से आप एक पहला सेगमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए आपने फिजिक्स स्टार्ट किया होगा, तो है ना, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस के लिए ऐसा करिए। और फिजिक्स के सारे क्वेश्चन करने के बाद मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके है ना 10 या 12 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, मतलब 10-12 क्वेश्चन आपके आपके है ना लेवल के अकॉर्डिंग है ना, सिर्फ 12 क्वेश्चन ही आपके इजी निकल गए। तो फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ टाइम बचा हुआ होगा। जितना आपने सोचा होगा कि मुझे फिजिक्स के लिए मान लो 1 घंटा लगाना है, तो लाइक आपके 40 मिनट्स मान लो निकल चुके हैं और 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बाकी के जो 20 मिनट्स बचे हैं, फिर से आप वापस से फिजिक्स पे ही जाइए, क्योंकि अभी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन है ना याद हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन अभी याद हैं। अगर आपने मान लो अभी अब मैथ्स पे चले गए या केमिस्ट्री पे चले गए, तो वापस से जब आप उन रिव्यू वाले क्वेश्चन को फिजिक्स के लिए करेंगे, तो आपको फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अभी अभी फिजिक्स के गो थ्रू हुए हैं, उसके क्वेश्चंस रिकॉर्ड हैं, तो आपको बड़े इजीली आप है ना वापस से उस मोड में आ जाएंगे कि हाँ जी इस क्वेश्चन में तो ये चीज़ें करनी थी, तो डायरेक्टली आप करना अटेम्प्ट कर देंगे। आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ने का टाइम आपको बच जाएगा। बाकी ये जो पॉइंट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है किसी और टीचर का या किसी भी और पर्सन का है ना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि भी जो जिस सेगमेंट को आपने जितना टाइम अलॉट किया है, आप उस अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग आप हर एक सेगमेंट को करें। और एक ही सेगमेंट को पहले उसके इजी क्वेश्चन करें, वापस से उसी सेगमेंट के ऊपर दोबारा से आए और उसके जो रिव्यू वाले क्वेश्चन हैं उनको करें। फिर भी अगर टाइम बच जाता है तो उनके फिर टफ वाले क्वेश्चन को एक बार देख लें। इस तरीके से आप करें। और हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना एक टाइम ज़रूर अलॉट करें कि मुझे मैथ्स के लिए इतना टाइम देना है, मुझे फिजिक्स के लिए इतना टाइम देना है। और लास्ट के 10-15 मिनट आप ओपन फॉर ऑल रखें। जो भी आप अपना टाइम अलॉटमेंट करेंगे, लाइक मान लीजिए आप केमिस्ट्री के लिए 45 मिनट, फिजिक्स और मैथ्स के लिए दोनों के लिए 1-1 घंटा, तो आप लास्ट के 15 मिनट ओपन फॉर ऑल रखें। इसका मतलब क्या, आप इस चीज के लिए रखें कि भाई अगर मान लो आपका बचे हुए मतलब कि मान लो अब आपको फील हो रहा है कि यार फिजिक्स के क्वेश्चन जो मेरे बचे हुए हैं ना वो थोड़े ज्यादा इजी लग रहे हैं, तो मुझे फिजिक्स बाकी का बचा हुआ टाइम फिजिक्स के लिए करना चाहिए। तो 15 मिनट में मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी में फिजिक्स में निकाल सकता हूँ, तो वो वहां पे लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे इस बचे हुए टाइम में, उन पे लगा दीजिए। अगर मैथ्स में लग रहा है तो मैथ्स में लगा दीजिए। तो है ना 5-10 मिनट या 15 मिनट मेरे हिसाब से आप ओपन फॉर ऑल रखें। इस चीज के लिए है ना फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ताकि अगर एक सब्जेक्ट टफ आया है तो मतलब जो इजी वाला पोर्शन है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देके आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। या अगर आपको थोड़ा सा याद है कि चलो उसमें ये वाले क्वेश्चन थोड़े इजी लग रहे थे, उस पर अटेम्प्ट मार लेते हैं, इसमें ये वाला इजी लग रहा था तो ये वाला अटेम्प्ट मार लेते हैं, तो लास्ट के 10-15 मिनट है ना ओपन फॉर ऑल जरूर रखें। ठीक है, तो ये अप्रोच रहनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। इन चीज़ों के लिए है ना जो भी हमने ना अभी तक बात किया है, लाइक रिवीजन के लिए या पेपर अटेम्प्ट के लिए, तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई होप कि भी जो भी जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, किसी ने हो सकता है कम पढ़ा हो, किसी ने ज़्यादा पढ़ा हो, किसी को ज़्यादा चीज़ें आती हो, किसी को कम चीज़ें आती हो, बट आप जिस भी लेवल पे हो, आई थिंक है ना आप अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप दे सकते हो अगर आप इन चीज़ों के को ध्यान में रखते हैं। पहला कि भाई आप लास्ट के टाइम पे आप जो रट्टा वाली चीज़ें हैं, जो कि है ना मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं, आप उनको ध्यान में रखें। दूसरा, सिलेक्टिव स्टडी करें, सारे के सारे चैप्टर्स की करने की बजाय आपके लिए जो इजी हैं आप उनको करें। और पेपर के दौरान कोई अगर टफ क्वेश्चन निकल जाए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा हो, उसको वहीं पे छोड़ के आगे मूव ऑन करें। कोई क्वेश्चन पे ईगो वगैरह नहीं लेनी है कि मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाना है, मेरे लिए तो ये बेस्ट, मेरा तो ये इजी चैप्टर था, इससे नहीं हो रहा तो पता नहीं क्या होगा, तो वो ईगो होती है पेपर के दौरान। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करें और साथ साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक, तो मेरे
हिसाब से है ना हमने सेशन में सारी बातें कर ली हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए। है कोई क्वेरी किसी की? कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने बात नहीं किया हो या आपका कोई डाउट हो? रितीश, परसेंटाइल कैसे डिसाइड होती है? देखिए बेटा, परसेंटाइल के लिए ऐसा है कि आपके अलग अलग स्लॉट्स के बच्चे बैठे होंगे। तो मान लीजिए आप 23rd के ना मॉर्निंग स्लॉट के में हो तो आपकी परसेंटाइल की लिस्ट अलग से बन जाएगी। सेकंड स्लॉट के परसेंटाइल लिस्ट अलग से बन जाएगी, थर्ड की अलग से बन जाएगी, फोर्थ की अलग से, है ना। हर एक स्लॉट की अपनी अपनी परसेंटाइल वाली लिस्ट बन जाएगी और फिर उन सारी परसेंटाइल्स की लिस्ट को मर्ज कर दिया जाएगा। देखिए हर एक लिस्ट में एक 100 परसेंटाइल वाला बच्चा होगा। तो जब आप उस लिस्ट को मर्ज करेंगे तो आठों के जो है ना 100 परसेंटाइल वाले बच्चे होंगे वो सारे के सारे मतलब पहले नंबर पे आ जाएंगे, है ना। फिर उसे नेक्स्ट परसेंटाइल वाले जो बच्चे होंगे वो हर एक स्लॉट के जो बच्चे होंगे वो है ना वो एक साथ वो एक ऑर्डर में आ जाएंगे। इस तरीके से परसेंटाइल बन के आती है ओवरऑल। ओके सर, थैंक यू सर। हरकिरत बेटा, आपने पूछा एओडी में एरर्स आएगा क्या है। देखिए एओडी में एरर्स का क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन तो बहुत रेयर है, बट टॉपिक तो आपके मेंस में है ही बेटा। मेंस के लिए आपको कर तो लेना ही चाहिए। और किसी का कोई डाउट? चलिए बेटा फिर सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप किया, वो देख लेना, ठीक है? ओके बेटा। ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।